हाँ देखो बच्चों, कल अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह की बातें कर ली थी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट देख ली थी, सीपीसीबी, है ना। क्या होता है सीपीसीबी? तो देखो बच्चों, कल अपन ने देखा था स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट देखी थी, 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पे पूरा गैस में मोल की बात होगी। अच्छा बच्चों, और मैं बोलूं गैसीय सिस्टम है बच्चों, अलग अलग प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस, ये प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेगी। बोलो लो, जैसे सीपी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली प्रोसेस में 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड। तो याद है, आप जिंदगी भर हीट देते रहो, कभी 1 डिग्री बढ़ेगा नहीं तो इनफाइनाइट। एडियाबेटिक में बच्चों कल बताया था मैंने कि 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 0 वर्क डन करते, 0 हीट देनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आप पिस्टन को नीचे दबा दो, वर्क डन ऑन द गैस होगा, अपने आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है सर। फिर सीपी और सीबी क्या था? तो सीबी था बच्चों एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, सीबी था कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वॉल्यूम फिक्स करने पर 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट थी। और बोलूं यहाँ पे जितनी भी हीट दूंगा सब अंदर रहेगी, वर्क डन 0 होगा। तो बोलूं यहाँ पे जल्दी से 1 डिग्री बढ़ जाएगा। हेलो, कम हीट में 1 डिग्री बढ़ जाएगा। बोलो बच्चों, सीपी में बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाना था, तो कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाना, तो यहाँ पे जो भी हीट दूंगा बच्चों उसमें से कुछ वर्क डन भी होगा और बाकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो बंधु यहाँ पे थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है। याद करो, कल बताया था, यहाँ अगर 10 जूल दूंगा तो यहाँ 10 से ज्यादा दूंगा। हेलो, क्योंकि कुछ वर्क डन में चली जाएगी। कल मैंने एग्जाम्पल में 13 लिख दिया था, तो मैं 13 जूल हीट दूंगा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। क्या मैं बोल दूं 13 में से अंदर तो 10 ही रहेगी, क्योंकि अंदर का सारा स्ट्रक्चर सेम। देखो अंदर यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 मोल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 मोल है, यहाँ पे भी 30 से 31 डिग्री हुआ, यहाँ पे भी 30 से 31। तो वो तो इंटरनल एनर्जी चेंज सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और अंदर का टेम्परेचर 30 से 31 दोनों गैस में हुआ, दोनों गैसें डायटोमिक है, तो अंदर सेम एनर्जी रहेगी। बोलो तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, अंदर एनर्जी हमेशा उतनी ही रहती है जितनी आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड होती है, क्योंकि आइसोकोरिक में जो हीट सप्लाइड होती है वो सब इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। और मैं बोलता हूं प्रोसेस चाहे कोई भी हो, अंदर चेंज सेम होगा। अगर इसमें टेम्परेचर 30 से 31 हुआ है और जो हीट यहाँ अंदर रही है उतनी की उतनी हीट यहाँ अंदर रहेगी। तो बंधु प्रोसेस कोई भी हो, अंदर एनर्जी सेम रहती है। अगर अंदर का चेंजेस सेम है, तो किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 30 से 31 करा तो जितनी एनर्जी अंदर यहाँ रही उतनी यहाँ रहेगी, बस यार देनी ज्यादा पड़ेगी क्योंकि कुछ वर्क डन भी होगा। हेलो, अच्छा सुनो, तो मैं बोलूं बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस में n मोल गैस का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट सप्लाई करते हैं, जो भी हीट सप्लाई की जाती है वो सारी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देती है, उसकी इंटरनल एनर्जी डेल यू बढ़ाती है, हेलो बोलो, आइसोकोरिक प्रोसेस में n मोल गैस का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट सप्लाई की जाती है वो सब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है। तो वो बच्चों डेल यू इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में 1 मोल का ये क्या लिखा बता, ये क्या लिखा, पहले इसको पढ़ना बता। ये क्या लिखा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 मोल का 1 डिग्री, आइसोकोरिक प्रोसेस यही होती है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम है, 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट देनी पड़ेगी। तो वो तो n मोल के लिए इतनी देनी पड़ेगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, n मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी देनी पड़ेगी, और वो तो डेल्टा टी बढ़ाने के लिए इतनी देनी पड़ेगी। जैसे याद है आपने कैलोरीमेट्री में H बराबर ml डेल्टा टी का लिखा था। हेलो, याद है, ये था 1 ग्राम का 1 डिग्री, ये था n ग्राम का 1 डिग्री, और ये था n ग्राम का डेल्टा टी डिग्री। याद करो। तो बोलो बच्चों इतनी हीट दूंगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी,
इतनी हीट पर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ेगा एन मोल गैस का। अच्छा सर ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और मैं बोलूं किसी और प्रोसेस में, किसी और प्रोसेस में कोई भी हो वो, कोई भी व्हाटएवर, किसी और प्रोसेस में भी एन मोल गैस का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने में, है ना, एन मोल सेम गैस का है ना, सेम गैस लिख देना, गैस भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सेम गैस का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने में, बताओ कितनी बढ़ाने में सप्लाइड हीट तो ज्यादा होगी, सप्लाइड हीट तो अलग होगी, ज्यादा मत बोलो, अलग होगी, सप्लाइड हीट तो अलग होगी, वो ज्यादा भी हो सकती कम भी होगी, परंतु इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी जितनी आइसोकोरिक की हीट सप्लाई थी, आइसोकोरिक में हीट सप्लाई थी। हेलो, बेटा सुनो, आइसोकोरिक में आपने एन मोल का डेल्टा टी बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई करी वो सारी अंदर एनर्जी बढ़ा रही है, और वो तो यहां जितनी अंदर एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही दूसरी प्रोसेस में भी बढ़ेगी एन मोल का डेल्टा टी बढ़ाने में, क्योंकि अंदर चेंज सेम है, एन मोल दोनों में एन मोल है, दोनों के अंदर एन मोल है। हेलो, और दोनों में टेम्परेचर 30 से 35 कर दिया, तो वो तो अंदर का चेंज सेम होगा, क्योंकि याद है आपने को केटीजी से भी बताया मैंने, अंदर हर मोड में 1/2 RT एक मोल में, तो एन मोल में n/2 RT, बोलो इतनी होती है, और जितने मोड है डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F इंटू N इंटू F/2 इंटू R इंटू T, तो मतलब दोनों में चेंज सेम होगा, क्योंकि बच्चों टेम्परेचर चेंज सेम है, मोल सेम है, गैस सेम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, तो मतलब अंदर चेंज सेम आता है, तो मतलब आइसोकोरिक में जो हीट सप्लाई होती है वही अंदर चेंज होता है, तो आइसोकोरिक में जो हीट सप्लाई होती है वही अंदर चेंज होता है, और वही दूसरी प्रोसेस में भी अंदर चेंज होगा, तो मतलब प्रोसेस चाहे कोई भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा एनसीवीडीटी होता है, और ये उसी के बराबर होता है जितना आइसोकोरिक में हीट सप्लाई करते हैं, क्योंकि आइसोकोरिक में जो हीट सप्लाई होता है वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। ओके, हेलो बच्चों सुनना, मैं किसी भी प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा एनसीवीडीटी लिखूंगा, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है ही नहीं, कोई बात नहीं, अगर ये आइसोकोरिक नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रोसेस चाहे कोई भी, अंदर एनर्जी चेंज वही होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही होता है जो आइसोकोरिक का हीट सप्लाइड होता है। हेलो बताओ, सुनो चुपचाप सुनते जाओ, ये स्टार मार करके नोट करना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा कभी समझ ही नहीं पाता कि दूसरी प्रोसेस में एनसीवीडीटी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों लिखते हैं, और वो पूरी थर्मो में कंफ्यूज होता रहता है। अब समझना है क्यों लिखते हैं, क्योंकि बच्चों प्रोसेस चाहे कोई भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम लेगा, अगर एन मोल का गैस दे, एन मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी का बढ़ाया तो प्रोसेस चाहे कोई भी हो, एन मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने में हर बार वही इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा जो एक में आया है, और मैंने पकड़ लिया आइसोकोरिक को, क्योंकि आइसोकोरिक का सीवी मुझे पता होता है, और आइसोकोरिक का सीवी मतलब हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस में 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने में हीट रिक्वायर्ड, तो n मोल के लिए इतनी हीट चाहिए, और यही हीट अंदर एनर्जी चेंज करेगी, तो आइसोकोरिक में जो हीट सप्लाई है वो अंदर चेंज करेगी, और हर प्रोसेस में अंदर चेंज यही होगा। ओके, करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, इधर देखो, चलो थोड़ा और समझ के फिर क्वेश्चन करते हैं, इधर सुनना, इधर देख, पहले क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर करता हूं, इधर देख, ये 5 मोल गैस है हाइड्रोजन, और इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, से बढ़ा के 35 कर दिया, है ना, और ये पिस्टन फिक्स है, और यहां पे जो हीट सप्लाई करी बच्चों डेल क्यू वो है 20 जूल, तो बताओ बच्चों इस प्रोसेस का सीवी बताओ कितना है, या 50 जूल करी, इस प्रोसेस का सीवी बताओ कितना है, देखता हूं कितनी डेफिनेशन समझ में आई आपको।
बोलो सीवी कितना है इस प्रोसेस का? कितना टाइम लगता है? क्या होता है सीवी, पहले बताओ। सीवी होता क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट ही तो है। कांस्टेंट वॉल्यूम में 1 मोल का, पर यहाँ 5 मोल है, 1 डिग्री बढ़ाना पर यहाँ 5 डिग्री बढ़ाया, तो बंधु बच्चों ये आ जाएगा बच्चों एन सीवी डेल्टा टी। सीवी होता है 1 मोल का, एन मोल का बढ़ाने में इतनी हीट और डेल्टा टी बढ़ाने में इतनी हीट दी, और वो आपने मुझे दी हुई है। तो बंधु ये आपने मुझे दी हुई है 50। हेलो, इस प्रोसेस में इतनी हीट सप्लाई करी आपने, तो 50 जूल हीट में कितने 5 मोल का कितना 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। हेलो, बोलो 5 मोल का 5 डिग्री बढ़ा है, 50 जूल हीट लगी है। और बोलते 5 इंटू 5 25, तो सीवी, तो 25 सीवी बराबर 50, तो ये बोल दो 2 आ गया। हेलो, 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। हेलो, बोलो बच्चों, 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए। ओके, ठीक है बेटा? हाँ बोलो बोलो। हाँ, अब सुनो, ये हो गया ये। अब बोलो बच्चों, इस प्रोसेस में 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 2 हीट चाहिए थी। मैंने 5 मोल का बढ़ाया तो 5 मोल का 1 बढ़ाता तो 10 चाहिए थी, और 5 मोल का 5 बढ़ाया तो 10 10 10 5 बार चाहिए तो 50, 10 10 5 बार चाहिए तो 50 टोटल लगी। ओके, अच्छा सेम सिस्टम बना रहा हूं, डिट्टो सेम सिस्टम। हेलो, बिल्कुल आइडेंटिकल। यहां प्रेशर कांस्टेंट है, पी नॉट बराबर कांस्टेंट। हेलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर वही 5 मोल गैस भरी। कितनी भरी? 5 मोल। और वही बच्चों H2 गैस है, और वही बच्चों 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 कर रहा हूं। बताओ हीट उतनी लगेगी या ज्यादा या कम? प्रेशर कांस्टेंट, अब हीट ज्यादा लगेगी कम लगेगी या उतनी लगेगी? ज्यादा लगेगी, क्योंकि इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, तो जैसे हीट दूंगा अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिस्टन भी ऊपर जाएगा, तो बंधु वर्क डन भी होगा। तो बंधु बच्चों ये ग्रेटर देन 50 आएगा। बिल्कुल सही बोला तुमने। अच्छा, मैंने हीट दी, मैंने हीट दी 80 जूल। बता बच्चा, इंटरनल एनर्जी चेंज बता देगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हेलो, 50 ही होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जितनी भी हीट थी वो सब इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही थी, और अंदर जैसा चेंजेस यहां हुआ वैसे यहां हुआ। सेम गैस, सेम मोल और सेम टेम्परेचर चेंज, यही तो चीजें चाहिए होती है इंटरनल एनर्जी चेंज में। याद करो, मैंने बताया था कल, हर मोड में 1/2 kT होती है एक मॉलिक्यूल के पास। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के पास एक मोड में इतनी होगी, तो मैं बोलूं बच्चों Na नंबर के पास इतनी होगी। KTG में याद करो, और तो मैं बोलूं इसको R लिखा था, तो एक मॉलिक्यूल के पास Na मॉलिक्यूल के पास एक मोड में इतनी होगी, तो F मोड में इतनी होगी। इसके मोड 5 होते हैं, याद करो। डाई एटॉमिक के रूम टेम्परेचर पे मोड 5 होते हैं, तो 5 मोड में इतनी होगी। और मैं बोलूं 1 मोल की जगह N मोल है तो इतनी होगी, याद करो। तो बोलूं बच्चों मोल सेम दोनों जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम, दोनों जगह इनिशियल टेम्परेचर सेम और फाइनल टेम्परेचर सेम, तो बोलूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कंफर्म सेम आएगा। हेलो, तो बोलूं यहाँ पे 50 लगी तो यहाँ पे भी 50 होगी। हेलो, तो बोलूं यहाँ पे भी NCVDT होगी, जैसी वहां आई थी उतनी की उतनी यहाँ होगी 50। हेलो, ये समझाना चाहता हूं। बोलो, तो वर्क डन बताओ। तो बोलूं वर्क डन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जितनी हीट दी माइनस यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी चेंज है NCVDT, तो बोलो 80 जूल में से अंदर 50 जूल रही, अंदर उतनी रही जितनी आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट दी थी। तो बोलो आइसोकोरिक प्रोसेस में गिवन हीट और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज सेम है। ओके, तो बोलो 30 जूल वर्क डन। हेलो, गैस ने 30 जूल का वर्क किया है। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब सुनो,
तो अब तो तुम याद कर लो बच्चों, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो याद कर लो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा एनसीवी होगा, चाहे प्रोसेस कोई भी हो, बस ये याद कर लो। ओके, बोलो ना बच्चों, सेम गैस को आइसोकोरिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो जो डेल क्यू होगा वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी हर जगह होगा। ओके सर, अब सुनना, अब सुनो, एक बात बता बेटा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सुनना, तो सुनो, हाँ, तो एक तरफ इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है बच्चों, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेल यू, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सीवी, बोला कितना आया था सीवी की डेफिनेशन से, मैं बोल तो डेल यू बराबर एनसीवी डीटी आया था। हेलो, ये था 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने में, ये n मोल का 1 डिग्री बढ़ाने में, और ये n मोल का dt बढ़ाने में। तो बोल तो ये n मोल का dt बढ़ाने में इतनी हीट चाहिए। ये आया था किसकी डेफिनेशन से बच्चों, सीवी की डेफिनेशन से। अच्छा अब बताओ उधर केटीजी से क्या आया था, फ्रॉम केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बोलो। तो बोल वहां से आया था डेल यू बराबर, तो देख 1/2 kT 1 मोल का 1 मोड में एनर्जी, ये था n मोल, 1 मोल की होती 1 मोलेक्यूल की 1 मोड में। सुनो ये क्या थी बोल के बताओ, ये कौन सी एनर्जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू, ये क्या लिखा मैंने, 1 मोलेक्यूल की 1 मोड में, याद करो। हेलो, 1 मोलेक्यूल की 1 मोड में, तो लो तो बच्चों ये एन मोलेक्यूल की 1 मोड में। हेलो, और ये हो जाएगा 1 मोल, एन मोलेक्यूल मतलब 1 मोल, तो n मोल की इतनी हो गई। तो बोल दो बच्चों यहां पे डेफिनेशन से 1 मोड में, यार पूरा जीरो से ही करता हूं, उल्टा जल्दी के चक्कर में उलझ रहे। फ्रॉम केटीजी 1 मोलेक्यूल की 1 मोड में बोल दो 1/2 kT, फिर 1 मोल की 1 मोड में बोल दो 1/2 RT। लो वो K इंटू एन को R लिख दिया, यस सर। हाँ 1 मोल की F मोड में, डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है ना मोड में, तो जैसे डाई एटॉमिक है तो 5 आ जाएगा, मोनो है तो 3 आ जाएगा, और डाई में भी टेम्परेचर हाई है तो 7 आ जाएगा, और ट्राई एटॉमिक है अगर लीनियर है तो 5 आ जाएगा, नॉन लीनियर है तो 6 आ जाएगा, याद करो। हेलो, तो वो तो F मोड में F/2 RT। अच्छा ये तो 1 मोल की है, n मोल की F मोड में एनर्जी, एनर्जी लो, तो बोल दो ये आ जाएगी बच्चों n इंटू F/2 RT, ये होती है बच्चों F मोड की, F मोड में 1 मोल की, और ये n मोल की। तो बोल दो बच्चों इंटरनल एनर्जी यहां से आ गई बच्चों n F/2 R इंटू T। अच्छा चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखूं तो जैसे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर चेंज से चेंज होगी, तो बोल दो n F/2 R इंटू डेल्टा T। हेलो, ये केटीजी से आया और ये थर्मो से आया, सॉरी इससे ये सी की डेफिनेशन से। तो वो दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर 1 and 2, तो बोलो कितना आ जाएगा कंपेयर 1 and 2, तो बोलो सी के बराबर कितना क्या बोलो F/2 R। हेलो, अब समझ में आ गया कैसा आता है सी के बराबर F/2 R। अच्छा एक रिलेशन होता है मेड रिलेशन, अभी प्रूव कर दूंगा, Cp माइनस Cv बराबर R, यहां पे लिख दो एज वी नो, अभी प्रूव करूंगा मैं Cp माइनस Cv बराबर R। तो मैं बोलूं यहां से Cp बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो Cv प्लस R। तो यहां से इक्वेशन से वैल्यू रख दो, ये इक्वेशन 3, तो बोल दो पुट फ्रॉम इक्वेशन, तो बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से Cv की वैल्यू रखो तो Cp बराबर आ जाएगा बच्चों F/2 R प्लस R, F/2 R प्लस R। तो बोल दो बच्चों यहां से आ जाएगा F प्लस 2/2 R। हेलो बोलो, हाँ एक होता है गामा, ये
मैं पहले पढ़ा चुका हूं, उसको हटा दूं, केटीजी वेटीजी, हाँ सीधा लिख सकते हैं फ्रॉम केटीजी दिस। अभी ये डायरेक्ट लिख देना, तुम इतनी रामायण मत गाओ। सीपीसी भी आ गया, अब गामा, गामा बोलो गामा क्या होता है? तो सीपी और सीवी का रेशो एक डिफाइन करा है गामा, गामा सीपी बाई सीवी। हेलो तो बोलो कितना आएगा सीपी बाई सीवी? तो बोलो गामा बराबर सीपी हो जाएगा एफ प्लस 2/2 आर अपॉन एफ बाई 2 आर। वो एफ बाई 2 आएगा ना सीवी, बोल दो आर से आर गया, 2 से 2 गया, तो बोल दो बच्चों एफ प्लस 2 अपॉन एफ, ये एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हेलो तो बस तुम तो ये ध्यान रख लो, इतनी रामायण गाने की जरूरत ही नहीं तुम्हारे को। सीवी बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू आर होता है, सीपी बराबर उसका प्लस आर होता है। जो भी सीवी आ जाए उसमें आर ऐड कर दो, तो न्यूमेरिकल में ज्यादा आसानी से होगा। सीवी याद कर लो आप, तो बस एफ बाई 2 आर, सीवी रट लो एफ बाई 2 आर, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 आर, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर, ये होता है सीवी। सीपी के लिए आर ऐड कर दो और गामा के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, खत्म। चलो अपने काम के सीपीसीवी गामा निकाल लेते हैं। अपने काम के सीपीसीवी गामा निकाल लेते हैं। करो यहां तक नोट, थोड़ा फटाफट फोटो क्लिक करो इसका, कर लिया? चला जाओ। अपने काम की टेबल बता रहा हूं, वो टेबल पूरी याद होनी चाहिए आपको, खूब काम आएगी। फिर अपन प्रोसेसेस स्टार्ट करते हैं अलग अलग और देखते हैं ये जो रामायण मैंने कहा इसको यूज किया। इधर देखो, इंपॉर्टेंट है, इधर देखो। अभी मेयर्स रिलेशन अपन प्रूव कर देंगे, है ना? हाँ, ये गैस, ये सीवी, बोलो सीवी का फॉर्मूला बोलो, बोलो अच्छा एफ बाई 2 आर। लो हाँ सीपी बोलो एफ प्लस 2 अपॉन 2 इंटू आर। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं करूंगा जो भी सीवी आएगा उसमें आर ऐड करता जाऊंगा, और गामा सीपी बाई सीवी लो इज इक्वल टू, बोलो इज इक्वल टू करके कितना आएगा? बोल दो एफ प्लस 2 बाई एफ। लो चलो गैस का टाइप लिखो, तो बोल दो मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक, बोलो मोनो एटॉमिक का मोनो, मोनो में बोलो तो बोल दो बच्चों 3 ट्रांसलेटरी होती है, तो 3/2 आर, इसमें आर ऐड कर दो तो 5/2 आर। मैं तो बस ये याद रखता हूँ f/2 आर, बाकी सब मैं अपने आप एंड टू एंड बना लेता हूँ उसी समय। ज्यादा रटोगे तो उलझोगे, सब मिक्स हो जाएंगे। तो बोल दो ये बच्चों 3/2 आर में आर ऐड करा 5/2, फिर इन दोनों को डिवाइड करा तो गामा बच्चों 5/3। अब गामा को यू भी याद रखना और इसकी वैल्यू यू भी याद रखना 1. और करके बोलो, और गामा बराबर 1.67। इससे पता पड़ेगा बढ़ रहा है या घट रहा है गामा। हेलो ओके, हाँ डाई एटॉमिक का बोलो, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? तो बच्चों 1000 केल्विन से पहले 100 से लेके 1000 केल्विन के बीच में, 100 केल्विन के से अंदर तो यही होएगा, अंडर 100 केल्विन तो मोनो, डाई एटॉमिक भी मोनो की तरह बिहेव करती है क्योंकि रोटेशन नहीं होता है। और 100 से 1000 केल्विन तक जो अपने काम आता है, बोल दो अपने लिए तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 चलने के और 2 घूमने के, तो 5 ही है, तो बोल दो 5/2 आर, और इसमें आर ऐड करा तो 7/2 आर, और फिर गामा निकाला तो बच्चों 7/5। लो बोल बच्चे, और इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों? तो इसको और सोल्व करूंगा तो गामा कितना आ जाएगा? जैसे इसका 1.67 आया 1.4 देखो। हाँ फिर ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और ट्राई एटॉमिक में भी बच्चों लीनियर जैसे CO2। हेलो बोल ही नहीं रहे हो तो? नॉन लीनियर बोलो, नॉन लीनियर जैसे H2O पर। हेलो तो बोलो लीनियर में कितना हो जाएगा? तो बोलो लीनियर तो इसी तरीके से बिहेव करेगी। हेलो
हेलो, हाँ नॉन लीनियर में बच्चों 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। हेलो, तो बोल दो ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया मतलब 3r, ये 3r, इसका आ जाएगा 4r, ये r ऐड करना है और इसका गामा आ जाएगा बच्चों 4/3। हेलो, और 1.33। बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. मेरे हिसाब से तो तेरे दिमाग में बैठ गया। अब अपने काम का सिर्फ इतनी सी बात थी, ये टेबल काम की थी, उसके लिए मैंने इतनी रामायण कही 2 दिन तक, क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए बच्चों। इस टेबल में कहीं पता पड़ रहा है कितनी चलने की कितनी घूमने की, कहीं पता पड़ रहा है? इसलिए मैंने अलग से बताया सब कुछ। ओके, अब यहाँ पे अगर कोई टेबल रट के गया एग्जाम में और उससे पूछ ले कि हाइड्रोजन गैस भरी हुई एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में 500 केल्विन पर और इंटरनल एनर्जी 100 जूल है, बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ऐ करता हुआ बाहर आ जाएगा। हेलो, ओके, अब आप चाहो तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक कॉलम और बना लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक कॉलम और बना लो चाहो तो। बोलो है बराबर, यहाँ कितनी आई बोलो? हेलो, हाँ 3, यहाँ पे 3 + 2, ऐसे नहीं 3 + 2, इससे पता पड़ जाएगा 3 चलने में 2 घूमने में, ये 3 + 2। ओके, तुम थोड़ा बड़ा कॉलम बनाना, 3 + 2 बराबर 5 लिखना। यहाँ पे बच्चों 3 + 2, हेलो, यहाँ पे 3 + 3 बराबर 6, ऐसे लिखना। इससे पता पड़ जाएगा यहाँ तीनों चलने में, यहाँ 3 चलने में 2 घूमने में 5, और यहाँ पे 3 चलने में 2 घूमने में 5, और यहाँ पे 3 चलने में 3 घूमने में 6। ओके, थोड़ा भाई फॉरगेट हो गए। तो ये टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझ लो, थर्मो के क्वेश्चन में ये काम आनी ही आनी है टेबल। एग्जाम में आपको ये टेबल काम में लेनी ही लेनी है। करो, नोट करो। कर लिया? फोटो क्लिक कर लो। बोलो बच्चों, हटा दूं? चलो, तो सर हमें समझ में आ गया कि क्या लीनियर क्या नॉन लीनियर, सारी बात समझ में आ गई। अब सर आप तो ये बताओ इनको यूज कैसे करते हैं, और वो मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन भी आगे प्रूव करवा दूंगा मैं अपने आप। हाँ तो चुपचाप देखते जाओ। अच्छा, अब सुनना बच्चों, हाँ इधर देखो, अब एक एक करके प्रोसेस पढ़ते। पहला बोलो, कौन सी पढ़ोगे? फर्स्ट प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस पढ़ते बच्चों, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या होती है? आइसोकोरिक बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बच्चों वर्क डन थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। वर्क डन 0, वर्क डन 0। तो मैं जितनी भी हीट सप्लाई करूंगा बच्चों, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। यूजिंग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ में अपन ने डेल डब्ल्यू 0 रख दिया। डेल डब्ल्यू 0 रखते ही मैं बोलूं जो भी हीट दूंगा सब इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। बहुत डिटेल में बता चुका हूं। ओके, और याद है इंटरनल एनर्जी चेंज, इसका मतलब हीट सप्लाई भी कितनी हो जाएगी? तो बोलो एनसीवीडीटी। हेलो, क्योंकि याद है सीवी की डेफिनेशन से, और सीवी पता ही आपको कितना होता है? बोलो सीवी क्या होता है? यूनिट मोल का यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए। तो बोलो इतनी हीट, तो बोलो हीट सप्लाई भी अपन चेंज इन इंटरनल एनर्जी से निकालेंगे, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी मोनोएटॉमिक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनसीवीडीटी होती है। ओके, हेलो बच्चों, तो बोलो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनसीवीडीटी होती है। ओके, अच्छा इसकी प्रोसेस इक्वेशन अब सुनना। प्रोसेस इक्वेशन सर क्या होती है बच्चों? कई बार पता क्या होता है, वो बड़ा पागल बनाते हैं एग्जाम में, पता हो कैसे? वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, पता है वो क्या बोलेंगे? इफ प्रेशर इन आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रेशर ऑफ गैस इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज डबल्ड एंड इनिशियल टेम्परेचर वाज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइनल टेम्परेचर विल बी। अब मैं बोलूं प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन पे गेम खेला जा रहा है, तो मैं बोलूं प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, टेम्परेचर प्रेशर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये पता होना बहुत जरूरी है।
तो वो अब यहाँ तो दिख नहीं रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट में कहीं पता नहीं पड़ रहा है, तो प्रोसेस इक्वेशन से पता पड़ता है। सर ये क्या होती है बताता हूँ। प्रोसेस इक्वेशन प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करती है बच्चों, अलग अलग प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन अलग अलग होती है। ये वो इक्वेशन है जो जिसको वो फॉलो कर रही है हमारी सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, जिसको हम फॉलो करवा रहे हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा अपने आप फॉलो होती है। हेलो, तो बच्चों तीनों पैरामीटर ऐसे जुड़े हुए हैं, तीनों पैरामीटर ऐसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इसमें से हम एक पैरामीटर को अपने हिसाब से वेरी करवाते हैं, तो बाकी के दो पैरामीटर में रिलेशन आ जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इक्वेशन। जैसे देखो, मैंने मेरी अभी ये प्रोसेस कर दी, इसमें पता है क्या करा, सिलेंडर पिस्टन में पिस्टन को फिक्स कर दिया, जैसे हमारे प्रेशर कुकर का ढक्कन। अब जब पिस्टन ही फिक्स कर दिया तो बोल दो तुमने इसके साथ छेड़छाड़ कर दी वी के साथ, तो तुमने वी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया, तो बोल दो तुमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो बोल दो अब प्रेशर और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होंगे। अब तुम हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंफर्म प्रेशर बढ़ेगा, इसीलिए प्रेशर कुकर में थोड़ी देर बाद बहुत जबरदस्त प्रेशर होता है और सीटी ऊपर उठ जाती है। हेलो, तो बोल दो इसकी प्रोसेस इक्वेशन क्या आएगी, तो बोल दो आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, तो ये प्रोसेस बन गई, और ये दोनों कांस्टेंट है, तो बोल दो इसकी प्रोसेस इक्वेशन ही आ गई, मतलब पी और टी प्रोपोर्शनल होंगे। हेलो, दिस इज प्रोसेस इक्वेशन, P प्रोपोर्शनल टू T और P बराबर Cp, एक कांस्टेंट इनटू T। अब बताओ, प्रेशर डबल कर दूंगा तो टेम्परेचर का क्या होगा, आप इसको देख के बताओ। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर डबल कर दूंगा तो टेम्परेचर का क्या होगा, डबल। तो बोल दो पहले 27 था तो 54 हो जाएगा, पहले 27 डिग्री था तो 54 डिग्री हो जाएगा। नहीं, केल्विन में बदलो, तो 27 डिग्री को केल्विन में बदला तो 300 केल्विन, तो बोल दो अब 600 केल्विन हो जाएगा। हेलो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ओके बच्चों, अच्छा एक ग्राफ पूछता, प्रोसेस ग्राफ, तो बताओ प्रोसेस ग्राफ कैसा होगा, तो सर वो तो डिपेंड करता है आप किस किस में बनाते हो। तो सर अगर आप पीवी में बनाते हो, पी और वी में, तो प्रोसेस ग्राफ ऐसा आएगा। हेलो, मतलब नीचे भी आ सकता है, अरे नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, पर हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट दिखाना है। अगर आप सर वीटी ग्राफ बनाते हो और टी को इधर रखते हो तो ऐसा बन जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट दिखाना है। लेकिन अगर आप पीटी ग्राफ बनाते हो, पता आप कैसा बनेगा, इसमें वी दिख ही नहीं रहा, पीटी ग्राफ, तो बोलो पीटी ग्राफ ये ऐसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, देखो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। हेलो, ऐसा मैंने याद कर क्वेश्चन भी दिया था, वर्क में पूछा था, मैंने बोला था क्लासिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम दिख नहीं रहा था। हेलो, तो क्या ग्राफ देख के पहचान जाओगे कौन सी प्रोसेस है, ये सब करा चुका हूं मैं, ये भी करा चुका हूं, ये भी करा चुका हूं, बस आज तो ये बता रहा हूं कैसे एक प्रोसेस की चीजें कोरिलेट होती है। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यू लिखो, एक क्वेश्चन करो, दो क्वेश्चन नहीं करो जब तक। हाँ, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रोसेस pressure of gas is doubled, then final temperature of gas will be final temperature of 2 mole He following this process will be if initial temperature was 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो, तो बताओ, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, 2 मोल हीलियम गैस भरी हुई है, 2 मोल हीलियम गैस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। ये काम की बातों को अंडरलाइन कर लो, और आपको फाइनल टेम्परेचर बताना, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर ये रहा। हेलो, अब प्रोसेस तो आइसोबारिक है और बातें प्रेशर और टेम्परेचर की हो रही है, तो बोलो कैसे सोचोगे, तो प्रोसेस इक्वेशन पे सोचेंगे सर। ताजा बनाना एग्जाम में, प्रोसेस इक्वेशन रट के मत जाना,
तो बोल दूं पीवी बराबर एनआरटी में जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर दो तो बाकी के दो पैरामीटर में रिलेशन आ जाता है। तो प्रोसेस इक्वेशन बनाने का यही तरीका है, जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर दो बाकी के दो में रिलेशन आ जाता है। बोलो इसका सॉल्यूशन। तो बोल दो बच्चों फ्रॉम प्रोसेस इक्वेशन, हेलो बोल दो T इज प्रोपोर्शनल टू T प्रोसेस इक्वेशन से। तो बोल दो बच्चों T फाइनल अपॉन T इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल अपॉन P इनिशियल। C से C कट गया। हेलो अरे P बाई T का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, या मैं बोल दूं प्रेशर डबल होगा तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है। हेलो तो बोल दो फाइनल प्रेशर डबल कर दिया आपने इनिशियल से, फाइनल प्रेशर डबल कर दिया इनिशियल से। तो बोल दो जैसे फाइनल प्रेशर डबल कराया कैंसिल हो गया, मैं बोल दो T फाइनल बराबर ट्वाइस ऑफ T इनिशियल आ गया। डायरेक्ट ही बोल दो, इतना एग्जाम में नहीं करूंगा मैं, तो एग्जाम में सीधा बोलूंगा प्रेशर डबल हो गया तो टेम्परेचर डबल। इतनी एग्जाम में रामायण नहीं कहूंगा मैं, ओके? ये तो तुम्हें सिखाने के लिए लिखा रहा हूं मैं। बोलो तो कितना रहेगा बोलो? तो बोल दो T फाइनल बराबर ट्वाइस ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिख के एक बार काटना, केल्विन में रखे, केल्विन में रखो। बच्चों एक बार काटना ताकि ध्यान रहेगा एग्जाम में। ओके सर, तो T फाइनल बराबर ट्वाइस ऑफ 300 केल्विन, तो वो तो आंसर 600 केल्विन। हेलो Yes, sir. करो, नोट करो बेटा, एक एक क्वेश्चन नोट करो तब क्लियर होगी सारी प्रोसेसेस। तुम क्या करते हो, थ्योरी तो पढ़ लेते हो पर क्वेश्चन नहीं करते हो तो समझ में कुछ नहीं आता। जल्दी नोट कर, थोड़ा क्विक। हटा दो। बेटा ये ब्लू वाला सॉल्यूशन है और ये ब्लैक वाला क्वेश्चन है और ये सारी थ्योरी है उसकी, ठीक है? अब देखो इसी क्वेश्चन में देखो बच्चों, इसी में देख, हाँ इसी में देख, ये देखो वो बोलेगा इन आइसोगोरिक प्रोसेस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने आगे पीछे लिख दिया है ना, मतलब वो थोड़ा सा लिखना चाहिए इन 2 मोल गैस फलाना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इन ए आइसोगोरिक प्रोसेस, ठीक है? हाँ फाइनल टेम्परेचर, ठीक है? हाँ अब इसे पूछेगा इन प्रीवियस क्वेश्चन हीट सप्लाई डेल यू डेल क्यू, सिस्टम को कितनी हीट सप्लाई करी। अब सुनना, बड़े उस्ताद होते हैं एग्जाम वाले, वो कभी टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं देंगे। देखो इसमें सिर्फ इसमें उन्होंने क्या करा, प्रेशर इज डबल बोल दिया। क्या बोला बच्चों, डायरेक्ट क्या बोला, प्रेशर ऑफ गैस इज डबल। उस्ताद है, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला, बस छोटा सा लिख दिया इनिशियल टेम्परेचर 27 था और यहाँ पे 2 मोल हीलियम। अब पूछेंगे हीट सप्लाई, अब बच्चा सोचता है कैसे निकालू, बताओ हीट सप्लाई कैसे निकालोगे? तो मैं बोलता हूँ बच्चों आइसोगोरिक प्रोसेस में एक ही तरीका काम करने का, हीट सप्लाई तो डेल यू सेम होते हैं और हीट सप्लाई की कभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। डेल क्यू डायरेक्ट कभी नहीं निकाल सकते, वो डेल डब्ल्यू और डेल यू से ही निकलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा या तो डेल यू की होगी या डेल डब्ल्यू की। याद है डेल डब्ल्यू को इंटीग्रेशन से नहीं करते और एरिया अंडर द कर्व से नहीं करते। हेलो Yes, sir. तो बोल दो बच्चों हमारे को डेल यू निकालना आएगा और डेल यू के लिए हमेशा टेम्परेचर चाहिए। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर टेम्परेचर है, क्योंकि ज्यादातर काम टेम्परेचर से होते हैं। तो बोल दो बच्चों टेम्परेचर तो यहाँ दिया ही नहीं है, सिर्फ इनिशियल टेम्परेचर है, कोई बात नहीं फाइनल ऐसे निकाल लूंगा, अभी निकालो ना फाइनल। तो बोल दो हमेशा ध्यान रखना, वो टेम्परेचर गायब करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो टेम्परेचर हमेशा एक दे देगा तो दूसरे प्रोसेस इक्वेशन से निकल जाएंगे। हेलो देखो जानबूझ के प्रेशर की इंफॉर्मेशन दी है, टेम्परेचर की नहीं दी है, तो वो तो प्रेशर से टेम्परेचर निकल जाएगा। हेलो बच्चों ध्यान रखना, वो हमेशा टेम्परेचर गायब करते हैं, तो टेम्परेचर प्रोसेस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो जो चीज चाहिए कि वो गायब, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन करना। तो थर्मोडायनेमिक्स में बस आपको डेटा के साथ खेलना आना चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती थी मैथ में 10th क्लास में, याद है? एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरा लेफ्ट साइड को राइट साइड की तरफ प्रूव करना होता था, तो उसमें डायरेक्शन में चलना होता था। याद करो कि ये फॉर्मूला लगाने से ये कैंसिल होगा तो वो आ जाएगा, ऐसा सोचना होता था। कई बार घूम घूम के वापस वही आ जाते थे अपन शुरू में ही। हेलो Yes, sir. तो उसमें क्या होता था, पहले सोचना होता था। तो वो तो पहले मुझे सोच के टेम्परेचर निकालना है, तो मैं बोल दूं वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेंगे,
आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा फाइनल टेम्परेचर, वो सीधा बोलेंगे कि प्रेशर डबल कर दिया, 2 मोल हीलियम गैस का आइसोकोरिक प्रेशर प्रोसेस में प्रेशर डबल कर दिया, तो बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी या हीट सप्लाइड, और इनिशियल टेम्परेचर 27 दे देंगे। तो बच्चों आपको वो बोलेगा नहीं, लेकिन फाइनल टेम्परेचर निकालना ही पड़ेगा, तो यह काम तो करना ही पड़ेगा। वो बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, अभी तो मैंने साफ साफ बोल दिया फाइनल टेम्परेचर निकालो, वो कभी नहीं बोलेंगे, वो तो बोलेंगे आप तो हीट सप्लाई निकालो। तो बोलो हीट सप्लाई के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और इसके लिए टेम्परेचर चेंज चाहिएगा, और टेम्परेचर चेंज के लिए फाइनल टेम्परेचर चाहिएगा। ओके सर। तो बोलो बच्चों ये मोल कितने थे, तो बोलो गैस के मोल 2 थे, और सीवी कितना था, तो गैस कौन सी है, ये मोनो या डाई है, मोनो, और मोनो में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3, तो बोलो इसका 3/2 R होता है। वैसे घटा हुआ अपने टेबल से, और टेम्परेचर चेंज ना हो तो 600 केल्विन हो गया, और पहले 300 केल्विन हुआ करता था, तो बोलो ये जो भी टेम्परेचर बढ़ा वो हीट मैंने दी है, 300 से 600 मैंने करी है, तो बोलो डेल यू मैंने कितनी हीट दी वो पता पड़ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो बोलो ये 300 × 300 900 R की वैल्यू रखो तो ठीक, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, चारों ऑप्शन में देख लेना क्या हिसाब किताब है, कर लोगे बच्चों। बोलो R की वैल्यू कितनी होती है एम केस में गैस कांस्टेंट की, 8.23 जो भी है, 8.23 जो भी रखना रख देना। ओके, आप तो 8 रख के कैलकुलेशन कर लेना एग्जाम में। हेलो चलो, तो सर समझ में आ गया, तो अब समझ में आ गया बच्चों प्रोसेस इक्वेशन क्या काम आती है। प्रोसेस इक्वेशन अननोन पैरामीटर को पता करने में काम आती है, जैसे यहां पे टेम्परेचर पता करना था, तो ये प्रोसेस इक्वेशन काम आई। ओके चलो, तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन बहुत है आइसोकोरिक पे, समझ में आ गया ना काम कैसे करना है। सारा काम du से निकलेगा, डेल यू से, और डेल यू एनसीबी होगा, हर प्रोसेस में डेल यू एनसीबी होगा। ओके, हटा दो इसको। हेलो, हाँ, अब हेडिंग डालो बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, बोलो आइसोथर्मल में क्या चीज जीरो होगी, डेल यू और डेल डब्ल्यू में से कौन जीरो होता है आइसोथर्मल में, है? हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदलता तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलती है, तो बोल दो आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड, आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ, तो बोल दो T बराबर कांस्टेंट। हेलो, जैसे ही T कांस्टेंट रखा मैं सबसे पहले लिखूंगा डेल यू बराबर 0। हेलो, और जैसे ही डेल यू बराबर 0 हो गया बच्चों, तो बोल दो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू हो गया, तो मैं बोल जितनी भी हीट सप्लाई करूंगा वो सब वर्क डन के बराबर होगी, और मैं बोल डेल क्यू की कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं होगी, तो वर्क डन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोथर्मल में वर्क डन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेल यू 0 है, तो बोल दो ही तो कैलकुलेशन होती है डेल यू और डेल डब्ल्यू की, तो डेल यू 0 हो गया, तो बोल दो जितनी भी हीट सप्लाई होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सारा वर्क डन ही होता है, तो बोल दो आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस जितना भी वर्क करी उतनी मैंने हीट सप्लाई करी, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल एनर्जी ना तो लेगा ना देगा, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, ना वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा ना घटाएगा, आप जो हीट दोगे उसका वर्क कर देगा, पापा जो पैसा देंगे उसका खर्चा कर देगा। हेलो, चलो, और बच्चों इसकी प्रोसेस इक्वेशन कितनी होगी बोलो। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने दिखाया था, बोलो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, 2.303। हाँ, इधर देखो 2.303 nRT नोट, 2.303 nRT नोट log base 10 V2/V1, याद आ गया, निकलवा चुका हूं, वापिस डेरिवेशन नहीं करूंगा, सब बता चुका हूं। याद है पीडीवी के इंटीग्रेशन में P की वैल्यू nRT नोट अपॉन V लिखी थी, और फिर इंटीग्रेट किया था तो log आ गया था। हेलो, अच्छा, अब इसको 2.30 की 3 की जगह 2.3 लिख दूं लगभग, चलो आप कर लेना कैलकुलेशन में। हेलो, अरे जब कैलकुलेशन करो तो 2.3 लिख देना यार, पूरा इतनी लंबी रामायण मत गाना। ओके, अच्छा, प्रोसेस इक्वेशन बोलो इसकी, यहां पे एक और फॉर्मूला आएगा सर, क्या, डेल डब्ल्यू बराबर 2.303 nRT नोट log base 10 P1/P2। सर ये कहां से आ गया मैं बताऊंगा, बहुत उस्ताद होते हैं एग्जाम वाले, उनको पता है बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, वो वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन देने की वजह प्रेशर की दे देते हैं,
कि प्रेशर मैंने आधा कर दिया गैस का। अब बच्चा रोता रहता है कि वॉल्यूम के बारे में बताया ही नहीं। अरे अभी बताता हूँ ये कहां से आया। बोलो बच्चा प्रोसेस इक्वेशन बोलो। तो कैसे बनाते हैं प्रोसेस इक्वेशन? मैंने बोला ना आइडियल गैस इक्वेशन में से जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर दो। तो मैं बोल दूं पीवी बराबर एनआरटी, मैं ये कांस्टेंट कर दूं। हेलो समझ दो बच्चों, पीवी बराबर कांस्टेंट, दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन। हेलो समझ दो पीवी बराबर सी। बोलो बच्चों, यस सर। ये प्रोसेस इक्वेशन है। मैं बोल दूं और P is inversely proportional to P is inversely proportional to V। मैं बोल दूं वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। यस सर। अब बता अगर एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम का वॉल्यूम डबल कर दूं तो प्रेशर, बता आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम डबल कर दूं, आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम डबल कर दूं तो प्रेशर आधा। वॉल्यूम डबल, एक चीज डबल कर दोगे तो एक आधी हो जाएगी। एक में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो एक डिवाइड बाय 2 होगी, तभी तो कांस्टेंट होगा पीवी। तो बोलो आइसोथर्मल में P into V कांस्टेंट होता है। प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। बताऊं कारण? अंदर घुस के कारण सोचते हैं। आप जैसे पिस्टन का वॉल्यूम बढ़ाते हो, पता है प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ा, जैसे वॉल्यूम बढ़ा मैं बोलूं एक तो दूरी बढ़ गई, तो मैं बोलूं टक्कर की फ्रीक्वेंसी आधी हो गई। सर क्यों? क्योंकि अंदर टेम्परेचर चेंज हुआ तो वेलोसिटी वही। याद है अंदर टेम्परेचर चेंज हुआ तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वही। तो मैं बोलूं मोमेंटम तो वही ट्रांसफर करेगा, mv से जाएगा mv से आएगा। पर मैं बोलूं पहले जितने कोलिजन हो रहे थे उसके आधे कोलिजन हो गया अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गई। तो मैं बोलूं पर सेकंड टक्कर आधी रह गई। हेलो तो अंदर से भी सोचना सिखा दिया कि अंदर क्या हो रहा है। मैं बोलूं अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी घट गई। मोमेंटम ट्रांसफर तो सेम हो रहा है पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी घट गई, इसीलिए एक सेकंड में कम मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। पार्टिकल का मोमेंटम सेम है, हर पार्टिकल का मोमेंटम पहले भी mv था अब भी mv है। पर मैं बोलूं पहले 10 पार्टिकल पर सेकंड टकराते थे, 5 ही टकरा रहे। तो बोलूं एक सेकंड में मोमेंटम आधा ही ट्रांसफर हो रहा है दीवारों पे। तो फोर्स घट गया तो प्रेशर घट गया। हेलो अरे फील आ रही है क्या अंदर क्या हो रहा है? अच्छा अब सुनो, इधर देख, ये V2 by V1 से P1 by P2 कैसे दिखा? मैं बोलूं पहली पोजीशन में प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था, वो कांस्टेंट C के बराबर था। और मैं बोलूं दूसरी में पिस्टन का वॉल्यूम बढ़ा के V2 कर दिया तो प्रेशर P2 हो गया। तो बोलूं P1 V1 बराबर P2 V2। हेलो क्योंकि पहले तो मल्टीप्लिकेशन था, बाद में भी वही होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ा होगा तो प्रेशर कंफर्म घटा होगा, वॉल्यूम डबल हुआ होगा तो प्रेशर आधा हो गया होगा। तो बोलूं रिलेशन आ गया बच्चों, V2 by V1, V2 by V1 is equal to V2 by V1 is equal to P1 by P2। हेलो तो बोलूं एग्जाम में या तो ये बोलेंगे कि वॉल्यूम डबल कर दिया, या ये बोलेंगे एग्जाम में प्रेशर आधा कर दिया। तो वो ज्यादातर यही बोलते हैं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में गैस का प्रेशर आधा कर दिया। अब आपको समझना होगा कि वॉल्यूम डबल हुआ। हेलो तो बर्डन बाय द गैस है, वो बहुत उस्ताद होते हैं, वो बोलेंगे गैस का प्रेशर आधा कर दिया। तो प्रेशर आधा कैसे होगा? वॉल्यूम बढ़ा के, तभी तो कोलिजन कम होंगे। तो वो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर घटाने का तरीका एक ही, वॉल्यूम बढ़ा दो। तो वो तो इनडायरेक्टली वो यही बोल रहे हैं प्रेशर आधे का मतलब है वॉल्यूम डबल, प्रेशर आधा का मतलब है वॉल्यूम डबल। हेलो अरे P1 प्रेशर आधा कर दिया तो नीचे P/2 लिखोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो वॉल्यूम डबल हो गया। हेलो यस सर। चलो ग्राफ कैसे बनेंगे? तो बोलो बच्चों PT और VT ग्राफ तो ऐसा दिखेगा, कहीं भी बना दो। लोग T बना दिया, इसमें लोग P बना दिया, या V बना दिया, या P बना दिया। बोलो कैसा बनेगा ग्राफ? आइसोथर्मल का बोल दो ये खड़ी लाइन क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, और बोल दो यहाँ पे आड़ी लाइन क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। हेलो अरे क्या है इसमें? बोलो ना रे। अच्छा पीवी कर्व कैसा बनेगा? तो बोलो बच्चों यहाँ से पीवी कर्व P is inversely proportional to V, तो V0 पर P infinite होगा और V infinite पर P0, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हेलो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y बराबर C by x।
ओके, चलो करो, ये नोट करो, 2 क्वेश्चन करते हैं आइसोथर्मल पे, करो फटाफट फास्ट। हो गया सर। हाँ, नो हटा दो इसको। तो बच्चों ये प्रोसेस इक्वेशन हटोगे नहीं, वह हैंड टू हैंड आइडियल केस इक्वेशन में जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर देना, हैंड टू हैंड बन जाएगी ताजा ताजा। और ग्राफ तो मैं सिखा ही चुका हूं तुम्हारे को, सारे ग्राफ के क्वेश्चन तो एक साथ करा दिए थे मैंने सब। चलो सर ठीक है, मान ली आपकी बात। हाँ अभी देखो, if 2 mole CO2 gas is filled in a piston, if 2 mole gas is expanding from volume V0 to 4V0 in a isothermal process, in a isothermal process 10 mole कर दो, 5 mole कर दो, 5 mole in a isothermal process, या चलो 4 mole isothermal process 2 mole isothermal process having temperature in a isothermal process, या यूं लिखो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यूं लिख दो, थोड़ा सा इनडायरेक्ट लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, देन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, देन डेल क्यू बराबर वोट। सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं बताना है। अब बच्चों सब आपको समझना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां से तो प्रोसेस का हिंट मिल गया। हेलो बोलो। और जैसे आइसोथर्मल लिखा साथ में डेल यू 0 लिखता हूं मैं। आइसोथर्मल में कभी भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है सर। ये लिखने से फायदा क्या हुआ, ये लिखने से फट पता पड़ गया कि डेल क्यू की कैलकुलेशन हम कभी नहीं कर सकते। हम तो कैलकुलेशन डेल यू डेल डब्ल्यू की कर सकते थे, उसमें से डेल यू 0 हो गया तो बोल डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू हो जाएगा। हेलो, तो बोल ये लिखते ही पता पड़ गया कि जो भी हीट सप्लाई करूंगा वो वर्क डन के बराबर होगी। और आइसोथर्मल का वर्क डन कितना होता बोलो, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जो भी हीट सप्लाई करूंगा वो सब बच्चों वर्क डन के बराबर होगी क्योंकि डेल यू 0 है। और वर्क डन होता है बच्चों 2.3 into nRT0 log V2/V1। मेरी किस्मत अच्छी है कि सीधा वॉल्यूम की बातें करी तो प्रोसेस इक्वेशन को यूज नहीं करना पड़ा, तो एक स्टेप कम हो गई। हेलो, एक स्टेप रिड्यूस हो गई मेरी। हेलो, बोल ही नहीं रहे हो। अरे बोलो ना बच्चों। तो 2.3 n कितना है, मोल कितना है 2, और r T0 कितना है, टेम्परेचर कितना है बच्चों, तो बोल दो बच्चों 127, लिख दो 127। हाँ कर दिया, केल्विन में 400 केल्विन, लोग बेस 10, और मैं बोल दूं 4V0 हो गया वॉल्यूम और V0 था तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दिमाग से सोचना, मैं बोल दूं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और वर्क डन पॉजिटिव का मतलब मैं मार्केट में खर्चा कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे पापा मुझे पैसे दे रहे हैं तो डेल क्यू भी पॉजिटिव आएगा। तो बोल दूं डेल क्यू डेल डब्ल्यू दोनों पॉजिटिव आएंगे। यस सर, अब यहां जाओ, V0 से V0 कर दिया 4, और लोग 4 को लोग बेस 10 2 की पावर 2 लिख दो। हेलो, सिखाया था लोग में। और बोल दो बच्चों ये 400 के 2 जीरो इसको दे दो तो ये 230, ये 8 तो 230 इंटू 8 आर। हेलो, बोलते ही नहीं है। 2 आगे ले लो तो बोल दो बच्चों 460 इंटू 8 आर, और ये करो कैलकुलेशन, और ये यहाँ पे 0.3010। हेलो, तो 0.3 लिख दो इसको। अरे कैलकुलेशन में इतना लंबा रामायण थोड़ी कहोगे, 0.3 कर लोगे सर। अरे मेरा काम कंसेप्ट बताना है, कैलकुलेशन करना नहीं। तो समझना कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी भी हीट देते हैं वर्क डन में चली जाती है, और वर्क डन का फॉर्मूला रट लो। तो कई बार तो वॉल्यूम डायरेक्ट दे देंगे, ओके, और कई बार इसी में चेंजेस कर देंगे। एक्सपेंडिंग फ्रॉम, या यूं लिखो
प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, इसी को चेंज करके कर देंगे। इफ 2 मोल CO2, प्रेशर ऑफ of 2 mole CO2 changes from P naught to P naught by 4 at constant temperature, ऐसे लिख देंगे P naught to P naught by 4 at constant temperature। ओके, हेलो, तो P naught से P naught by 4, तो वो तो वॉल्यूम V naught से 4 V naught हो गया। हेलो, प्रेशर 1/4 हुआ तो वॉल्यूम 4 गुना हो गया। अब चाहो तो या तो यूं करके वॉल्यूम निकालो और या फिर यहाँ पे सीधा P1 by P2 वाला फॉर्मूला लगा दो। कर लोगे क्या? Yes, sir. तो ये 2 क्वेश्चन एक साथ करा दिए, तो बोल दो फिर यहाँ पे P naught और नीचे P naught by 4 लिखोगे, फाइनल आंसर वही आएगा क्योंकि मैंने डेटा बेसिक सेट करा है। तो बोल दो फिर से 4 आ जाएगा वो। हेलो, तो एग्जाम में कबड्डी कैसे खेलते हैं समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन कैसे करनी है, कैसे डेटा को सेट करना समझ गए? तो वो जानबूझ के इंफॉर्मेशन प्रेशर की देंगे, जहां वॉल्यूम चाहिएगा वहां प्रेशर की बात करेंगे, जहां टेम्परेचर चाहिएगा वहां पीवी की बात करेंगे, पर टी की नहीं करेंगे। क्यों? उससे प्रोसेस इक्वेशन भी यूज लेना पड़ेगी आपको, तो वो आपके मल्टीपल कंसेप्ट चेक कर लेंगे एक ही क्वेश्चन में। ओके ओके, तो आइसोथर्मल और आइसोकोरिक बहुत इजी हो गई। क्यों? क्योंकि एक एक चीज जीरो हो जाती है, एक में डेल यू जीरो हो जाता है, एक में डेल डब्ल्यू, तो कैलकुलेशन सिर्फ एक के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे यहां पे सिर्फ डेल डब्ल्यू पे सोचना है, डेल यू गायब भी हो गया, और आइसोकोरिक में सिर्फ डेल यू पे सोचना था, डेल डब्ल्यू गायब हो गया। ओके, Yes, sir. पर आइसोबारिक में दोनों पे सोचना है। हेडिंग डालो आइसोबारिक, हेडिंग डालो आइसोबारिक। हाँ, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में डेल यू जीरो होता है ना डेल डब्ल्यू। थर्ड प्रोसेस है बच्चों आइसोबैरिक, तो वो तो यहाँ पे पी कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें एक खास बात है, इसमें दोनों जीरो नहीं है तो थोड़ी प्रोसेस भारी पड़ती है ये, लेकिन इसमें एक खास बात है सर, क्या अपने को सीपीवी पता होता है इस प्रोसेस का, इसकी स्पेसिफिक भी पता होती है, याद है रटी हुई है। सीवी के साथ साथ सीपी भी रटे थे अपन ने, कांस्टेंट प्रेशर में 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड भी रटी थी। याद करो, मोनो की 5/2R, डाई की 7/2R एट नॉर्मल टेम्परेचर। हेलो, Yes, sir. ट्राई की भी 5/2R, लीनियर की, नॉन लीनियर की 6/2R, सॉरी 4R, नॉन लीनियर की 4R। हेलो, तो सुनना, देखो कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस, तो वो तो बच्चों इसके लिए डेल क्यू हमेशा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा। हेलो, और याद करो इसमें डेल डब्ल्यू यू कितना होगा, तो वो तो डेल यू तो उतना ही होगा जितना आइसोकोरिक प्रोसेस में अंदर चेंजेस होता है उतना। हेलो हेलो, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो बच्चों डेल यू तो उतना ही होगा जितना वहां होता है। अच्छा, डेल डब्ल्यू बोलो, तो बोलो बच्चों डेल डब्ल्यू याद करो मैंने निकलवाया था, या तो पी नॉट इंटू V2 माइनस V1, पी नॉट इंटू V2 माइनस V1 या डेल्टा V। लो, पी नॉट इंटू डेल्टा V, या याद करो एक और फॉर्मूला मैंने कहा था, वो एग्जाम में हमेशा ये इंफॉर्मेशन में से गायब कर देते, तो याद है इसका एक और फॉर्मूला बना था, T2 माइनस T1। हेलो, और ये ज्यादा काम आता है एग्जाम में, पर फॉर्मूला दोनों ही याद करने, और करके मैं लिख दूं उसको, डेल्टा डब्ल्यू बराबर NR डेल्टा T। अच्छा, प्रोसेस इक्वेशन बोलो इसकी, बोलो प्रोसेस इक्वेशन, प्रोसेस इक्वेशन बोलो, बॉक्स थोड़े ज्यादा हो गए। हाँ, प्रोसेस इक्वेशन बोलो, कैसे निकालते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर दो,
बोलो कौन कांस्टेंट है? तो बोल दूं V इज प्रोपोर्शनल टू T और V बराबर CT। तो बोल दूं प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है। अब वो बहुत उस्ताद होते हैं, आपको टेम्परेचर चाहिएगा लेकिन बातें वॉल्यूम की करेंगे, आपको वॉल्यूम चाहिएगा बातें टेम्परेचर की करेंगे। ओके, हाँ प्रोसेस ग्राफ बोलो। हेलो, हाँ VT ग्राफ बोलो। तो VT ग्राफ प्रोपोर्शनल होगा ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अरे VT ग्राफ देखो, बाकी तो ठीक है, P कांस्टेंट वाले तो ठीक है, VT ग्राफ देखो प्रोपोर्शनल होगा। मेन होता है वो ग्राफ जिसमें P नहीं हो। जो प्रोसेस है वो गायब कर दो, वो वाला ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको अपने को बेसिक कर्व के नॉलेज से बनाना पड़ता है। हेलो, Yes, sir. अच्छा अब सुनो बच्चों, इधर देख, आज की लास्ट बात हटा दो ये। Yes, sir. अच्छा सुनना, इधर देखो, प्रोसेस इक्वेशन प्रोसेस ग्राफ से सब समझ में आ गए। कल इस पे क्वेश्चन कराऊंगा और एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा के इसको कल अपन देखेंगे आगे। लेकिन अभी एक बात और देखो, सुनना, बताओ बच्चों यहाँ पे डेल क्यू कितना आया? तो बोल दो अगर बेसिक से करूं तो NCV/dt, ये आ गई चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन को लिख दो NR डेल्टा T। सबको टेम्परेचर की टर्म्स में लिख दिया। हेलो बेटा, ये अलग से हिसाब है, इंटरनल एनर्जी अलग कैलकुलेट करूंगा और वर्क डन अलग कैलकुलेट करूंगा, यही तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो अब देखो ये तो आ गया इससे, और मैं CP की डेफिनेशन से भी तो निकाल सकता हूं। फ्रॉम ये इक्वेशन 1, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ CP, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ CP, बोलो क्या होती है CP की डेफिनेशन से? तो बोल दो हीट सप्लाइड, तो बोल दो CP का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस में, और ये कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस ही तो है, 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में हीट रिक्वायर्ड।